नमस्कार। हम सब जानते हैं कि हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, पर कभी सोचा है इसका असली मतलब क्या है? एक नागरिक होने के नाते हमें क्या मिलता है? जवाब हमारे संविधान के दिल में छुपा है, मौलिक अधिकार। ये सिर्फ कानूनी शब्द नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा कवच है, एक शील्ड जो हर भारतीयों को मिला है, ताकि हम सब सम्मान और आज़ादी के साथ अपनी जिंदगी जी सकें। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कवच, ये शील्ड हमें कौन सी शक्तियां देता है? हमारा संविधान एक आम इंसान को क्या गारंटी देता है? चलिए एक एक करके इन शक्तियों को खोलते हैं और समझते हैं कि हमारी स्वतंत्रता और सुरक्षा की नींव आखिर है क्या। तो हमारे इस संवैधानिक कवच का जो सबसे पहला, सबसे जरूरी पिलर है, वो है व्यक्तिगत आजादी। ये आर्टिकल 19 में लिखा है, जिसे हम राइट टू फ्रीडम भी कहते हैं। आइए देखते हैं कि इसमें कौन सी 6 जबरदस्त आजादियां शामिल हैं। ये जो 6 आजादियां हैं ना, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए ऑक्सीजन की तरह हैं। सोच के देखिए, अपनी बात कहने की आजादी, अगर सरकार से सहमत नहीं है तो शांति से विरोध करने का अधिकार, अपने हितों के लिए ग्रुप्स बनाने की पावर, और हाँ, देश की किसी भी कोने में रहने या काम करने की आजादी। ये सब मिलकर ही तो किसी इंसान को सही मायनों में आजाद बनाते हैं। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है। ये आज़ादियाँ एब्सोल्यूट नहीं हैं, मतलब इनकी कोई सीमा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देश की सुरक्षा हो, पब्लिक ऑर्डर हो या नैतिकता, इन ग्राउंड्स पर सरकार इन पर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस यानी कि उचित प्रतिबंध लगा सकती है। सीधी सी बात है, हमारे अधिकार वहाँ खत्म होते हैं जहाँ से दूसरों की सुरक्षा और समाज का हित शुरू होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पिलर की तरफ। ये पिलर हमारी पर्सनल सिक्योरिटी की ढाल है। ये हमें स्टेट यानी सरकार की मनमानी कानूनी कार्यवाही से बचाता है। आर्टिकल 20 से 22 तक के ये अधिकार ये पक्का करते हैं कि न्याय की प्रक्रिया फेयर हो। तो आर्टिकल 20 हमें 3 तरह से प्रोटेक्ट करता है। पहला, किसी को ऐसे काम के लिए सजा नहीं मिल सकती जो उस वक्त क्राइम था ही नहीं। दूसरा, एक ही गलती के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती, इसे कहते हैं डबल जेपर्डी। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, किसी को भी अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये चुप रहने का अधिकार है। अब आते हैं आर्टिकल 21 पर, और ये शायद हमारे सभी अधिकारों का दिल है, उसकी आत्मा है। इसकी भाषा बहुत सिंपल है पर बेहद पावरफुल। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। बस इतनी सी लाइन हमारे अस्तित्व की गारंटी है। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार को सिर्फ सांस लेने तक ही नहीं रखा है, इसका दायरा बहुत बढ़ा दिया गया है। इसमें इज्जत से जीने का हक, साफ हवा और पानी का हक, शिक्षा का हक, यहाँ तक कि निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी भी अब इसका हिस्सा है। मतलब ये एक लिविंग राइट है जो टाइम के साथ और बड़ा हो रहा है। अच्छा, मानिए अगर किसी की गिरफ्तारी होती है तो आर्टिकल 22 उस व्यक्ति को कुछ बहुत जरूरी राइट्स देता है, जैसे गिरफ्तारी का कारण जानने का हक, अपनी पसंद का वकील करने का हक और 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का हक। लेकिन हाँ, इसका एक बड़ा एक्सेप्शन भी है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी के ग्राउंड्स पर किसी को जुर्म करने से पहले ही हिरासत में लिया जा सकता है। ये काफी पावरफुल और कंट्रोवर्शियल प्रोविजन है। ओके, अब चलते हैं तीसरे पिलर की तरफ। ये पिलर सीधे सीधे ह्यूमन डिग्निटी यानी मानवीय गरिमा को प्रोटेक्ट करता है। ये 2 तरह से काम करता है, एक शोषण के खिलाफ यानी एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट, और दूसरा ये हमें हमारी अंतरात्मा यानी हमारी कॉन्शियंस और धर्म की आज़ादी देता है। दोनों ही एक सम्मानित जीवन के लिए जरूरी हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारे समाज की 2 बहुत बड़ी बुराइयों पर सीधा अटैक है। आर्टिकल 23 ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बंधुआ मजदूरी यानी फोर्स्ड लेबर जैसी चीज़ों पर पूरी तरह से बैन लगाता है। और आर्टिकल 24 ये पक्का करता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से फैक्ट्रीज या खतरनाक कामों में काम न करवाया जाए। ये हमारे समाज के सबसे कमज़ोर तबके के लिए एक सुरक्षा कवच है। भारत, जैसा हम सब जानते हैं, एक सेक्युलर देश है और ये अधिकार इसका सबसे बड़ा सबूत है। हर इंसान को अपने धर्म को मानने, उसकी प्रैक्टिस करने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी है। साथ ही सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए लोगों से टैक्स नहीं ले सकती और सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, ये आज़ादी भी पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता और स्वास्थ्य के दायरे में आती है।
तो अब हम पहुंच गए हैं चौथे पिलर पर। ये पिलर इंडिया की आत्मा यानी उसकी डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है। ये खास तौर पर जो भाषाई और धार्मिक माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, उनके राइट्स को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है। ये दो आर्टिकल्स हमारी जो कल्चरल मोज़ेक है उसको जिंदा रखते हैं। आर्टिकल 29 कहता है कि हर कम्युनिटी को अपनी यूनिक भाषा, स्क्रिप्ट और कल्चर को बचाने का पूरा हक है। और आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज को अपनी पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलने और चलाने का अधिकार देता है, ताकि वो अपनी विरासत को अगली जनरेशन तक पहुंचा सकें। ये अनेकता में एकता का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस है। तो हमने अब तक इतने सारे राइट्स की बात की, पर सोचिए अगर इन राइट्स को लागू करवाने का, इन्हें एनफोर्स करने का कोई तरीका ही ना हो, तो ये तो बस कागज पर लिखे शब्द रह जाएंगे, है ना। इसीलिए अब हम आते हैं 5वें और आखिरी पिलर पर। ये वो मास्टर की है जो बाकी सभी राइट्स को असलियत बनाती है। संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 के बारे में कहा था कि ये संविधान की आत्मा और उसका हृदय है। जरा सोचिए, द वेरी सोल एंड हार्ट। इसके बिना पूरा संविधान ही जैसे बेजान हो जाता। आखिर ऐसा क्या है इसमें? क्यों है ये इतना जरूरी? जवाब सिंपल सा है। आर्टिकल 32 हर नागरिक को ये कमाल की पावर देता है कि अगर उसके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो वो सीधा डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। किसी लोअर कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं। ये न्याय पाने का समझ लीजिए एक एक्सप्रेस हाईवे है। तो सवाल है, सुप्रीम कोर्ट इन राइट्स को प्रोटेक्ट कैसे करता है? वो करता है इन 5 पावरफुल टूल्स के जरिए, जिन्हें रिट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेबियस कॉर्पस का मतलब है कि अगर किसी को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है तो कोर्ट उसे अपने सामने पेश करने का ऑर्डर दे सकती है। या फिर मैंडेमस, जिसके जरिए कोर्ट किसी सरकारी अधिकारी को उसकी ड्यूटी पूरी करने का आदेश दे सकती है। ये रिट्स ही असल में न्याय के हथियार हैं। तो हमने देखा कि हमारा संविधान सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है, बल्कि ये एक जिंदा कवच है, एक लिविंग शील्ड। इन अधिकारों को जानना ही सबसे बड़ी ताकत है। पर असली सवाल तो ये है कि इस जानकारी का इस्तेमाल एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक के तौर पर कैसे किया जा सकता है, न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।